हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी JIIB 45 डेज सीरीज का डे 6 चल रहा है हमारे AFM में, जहां पर हम आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हुए जा रहे हैं और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, जिसके साथ आपकी एग्जाम क्लियर होने के लिए आपका एक कदम और आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बताती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज बताती हूँ। मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, एज अ बैंकर आपको सैलरीज मिलती है, राइट। तो जब आपको सैलरीज मिल रही होती हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस सैलरीज का कुछ पार्ट जो है वो यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए, राइट। और कुछ पार्ट आप सेविंग्स करके रखते हैं, या बेटर बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, राइट। तो क्या करोगे आप, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप, हो सकता है आपने कोई भी स्टॉक्स खरीदे जिसका ड्यूरेशन आपने रखा मान लो 3 साल, ठीक है, और आपने कुछ क्या किया, उस सैलरी को यूज किया अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप 1 वीक के लिए स्टॉक खरीद कर ला रहे हैं अपने खाने का। तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए उस पैसे को यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो आप पैसे यूज कर रहे हैं किसी भी एसेट को बनाने के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे कि हो सकता है आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई मशीनरी खरीदी या फिर आपने लैंड परचेज की, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डिफरेंस बेसिक से समझ में आया आपको। अब आगे समझते हैं हम। जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल और रिवेन्यू दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। पहले बात करते हैं हम रिवेन्यू के लिए कि बेसिकली जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, रिकरिंग इन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब रिकरिंग इन नेचर। मतलब कि मान लीजिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना है, आपको सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो सैलरीज आप हर महीने पे कर रहे हो। आपको रेंट पे करना है, जो भी बिल्डिंग आपने बनाई है उसकी लैंड को आप यूज कर रहे हैं, तो अब वहां पर भी आप कुछ क्या करोगे, रेंट हर महीने पे कर रहे होगे। तो ये क्या है, रिकरिंग इन नेचर है, बार बार हो रहा है। कब हो रहा है, कुछ एक पीरियड के बाद में हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने जमीन खरीदी, अब उसी जमीन को हम 10 साल के लिए यूज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री बनाकर उसे अपनी फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 1 टाइम का वो आपका एक्सपेंस रहेगा। तो परचेसिंग मशीनरीज या बिल्डिंग्स, ये हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, इफेक्ट क्या है हमारा रिवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी जो है उसके ऊपर। तो देखो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंसेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसेस से क्या होगा, वो हमारे रिवेन्यूज जनरेट करके देते हैं। कैसे जनरेट कर रहे हैं, हमने लैंड खरीदा, मशीनरी खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, अब हमने क्या किया, उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसे बेचा। तो वही फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या लाकर दे रहा है, हमें हमारा रिवेन्यू लाकर दे रहा है। तो जो मशीनरीज खरीदने के लिए हमने पैसे यूज किए थे, वो जब प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, तो वही पैसा हमारे लिए रिवेन्यू या फिर नया पैसा बना रहा है। ओके, तो अगर हमें करेंट ईयर में मिल रहा है वो रिवेन्यू, तो क्या बोलेंगे, देखो जो एक्सपेंसेस हमारे यूज कर रहे हैं हम रिवेन्यू को करेंट ईयर में बनाने के लिए, तो वो हमारे हो जाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंसेस हम यूज कर रहे हैं हमारे लिए रिवेन्यू जो वो मल्टीपल ईयर्स में बनाएंगे, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मान लो मशीनरीज का जो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसी साल हमारी मशीनरी काम करेगी। मशीन की लाइफ तो 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल ईयर्स के लिए हमें क्या मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, हमारे लिए रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, जहां पर हमारे लिए जो भी कैपिटल है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है ना, आज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, आज जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको यूज़ किया, तो उससे मुझे इस महीने के लिए या इस साल के लिए क्या हो गया, कुछ एक प्रोडक्ट बनकर आया जो एक ही साल के अंदर अंदर बिक गया। तो वहीं पर उसने रिवेन्यू जनरेट करके दे दिया, राइट। अब मुझे अगले साल के लिए या माइट भी अगले महीने के लिए ही दोबारा से रॉ मटेरियल खरीदना पड़े, तो यहाँ पर वो क्या हो गया हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, करंट
लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे समझ में। अब बात करें अगर हम बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं, तो अगर हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जैसा मशीनरी से हमें लॉन्ग टर्म मिल रहे थे तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करने। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो बियॉन्ड 1 ईयर मिल रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको मशीनरीज का एग्जांपल दिया था। इसके अलावा ये हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम अपने लिए टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर करें या बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टेंजिबल एसेट्स क्या हुए, जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल क्या हुए, जैसे हमारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, पेटेंट्स हमने ले लिए, तो ये हमारे हो गए इंटेंजिबल एसेट्स। अब क्या हुआ, अब मान लो कि आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर खरीदा, ठीक है, अभी हम पीडब्ल्यू का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे पढ़ रहे हैं, राइट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये पीडब्ल्यू काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा है और काफ़ी सालों तक यूज़ करेगा, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल ईयर्स के लिए क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये बेसिकली एक्वायर करवा रहा है इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, मशीनरी, सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इसे हम किससे गवर्न कर रहे हैं, तो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, हमने अपनी पहली क्लास जो पढ़ी थी उसी में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो था वो क्या कवर कर रहा था, टेंजिबल एसेट्स, और 38 क्या कवर कर रहा था, इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। इसके बाद में आते हैं कॉस्ट के ऊपर कि हम किस तरीके से हमारी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट में हम क्या देखेंगे, बेसिकली जो भी हमारा परचेज प्राइस है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, इंस्टॉलेशन है, साइट प्रिपरेशन है, ये सब हमारे आते हैं इनिशियल कॉस्ट में। मतलब मान लो आपने एक लैंड खरीदा हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी परचेस्ड है। अब आपको एक मशीनरी आपने लेनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मशीनरी को परचेस कर रहे हो। तो जब आप मशीनरी को परचेस कर रहे हो तो वो आपका हो गया इनिशियल प्राइस। अब वो मशीनरी आप लेकर आए चेन्नई से, ठीक है, चेन्नई से मान लो आप नोएडा उस मशीनरी को ला रहे हो। तो जब आप चेन्नई से नोएडा उस मशीनरी को ला रहे हो तो 1 टाइम कॉस्ट लगा, ठीक है, एक ही बार तो लेकर आओगे, ऐसा तो है नहीं रोज रोज मशीनरी शिफ्ट कर रहे हो। अब जहाँ भी आपकी फैक्ट्री थी वहाँ पर आपने उसको लगाया था, तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा जब मशीनरीज कोई भी लगती हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, उस एनवायरनमेंट को अपन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कितना बेसिकली वहाँ पर देखो, जैसे एक सीलिंग बनाई आपने ताकि बारिश नहीं आए, हो सकता है टेम्परेचर्स के हिसाब से वो मशीनरी चल रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो आपने क्या किया, एक वाटर टैंकर बनवाया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हम साइट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, इनिशियल कॉस्ट में। फिर आती है हमारी सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट हमारी क्या होती हैं, एसेट रिप्लेसमेंट्स, मेजर इंस्पेक्शंस। तो अब हमारी मशीनरी सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाले हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर इंस्पेक्शन कराते हैं, जहाँ पर हम सारा काम रोकने के बाद में पहले 1 या 2 दिन देते हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी मशीनरी चेक हो रही होती है। तो वो क्या हो गए, आपके सब्सिक्वेंट कॉस्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हैं हमारे, जो हमारी एसेट एक्विजिशन होती है उसमें हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हो गए। इसके अलावा प्रोफेशनल फीस हो गई, R&D कॉस्ट आपकी हो गई, ठीक है। रिसर्च आप करा रहे होते हो ताकि आपको इन फ्यूचर आप क्या करें, कुछ नई चीज़ें लेकर आओ, कुछ इनोवेटिव लेकर आओ, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ पाओ, तो वो आपकी आ गई R&D कॉस्ट में। फिर आप प्रोफेशनल फीसेस लगा रहे होते हैं, राइट, तो बैंक्स में भी लगती हैं प्रोफेशनल फीस, तो ये आपकी किस में आती हैं, ये आती हैं आपकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारा जो कॉस्ट हम किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। तो इसमें क्या क्या आएगा, रूटीन मेंटेनेंस आपका होता है ना, उसमें। इसके अलावा सर्विस कॉस्ट होती है आपकी। तो ये सारी किस में आती हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, शॉर्ट टर्म के लिए जो यूज़ हो रही हैं। मान लो कोई नई फैसिलिटी आप यूज़ खोल रहे हो, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कुछ कुछ कंपनीज की अपनी अपनी फार्मेसीज खुलती रहती है, ठीक है। तो बहुत सारी फार्मेसीज हमें देखने के लिए मिल रही होती हैं।
तो क्या होता है ऐसे में, मान लो कि 10 फार्मेसीज ऑलरेडी उनकी फैसिलिटीज खुली हुई थी, अब उन्होंने एक और फैसिलिटी या एक नई फार्मेसी खोली, तो वो क्या है, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक, या फिर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आप लेकर आ रहे हो तो उससे रिलेटेड उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, देन रीलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, मान लो कोई भी आपके पास में मशीनरीज तो छोड़ दो, मान लो कोई एक जगह था जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स जो थे वो उठाकर रख रहे थे, जैसे गोडाउन्स होते हैं, है ना। तो अब आपको क्या है, अब आप अपना जो भी लॉजिस्टिक सेंटर था या आपके जो गोडाउन थे वो चेंज कर रहे हो, तो वहां पर हमारे क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट या फिर रिलोकेशन कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और कौन सी कॉस्ट हो सकती है, जो कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड्स, इन सब से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमें क्या करना होता है, ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो मार्केटिंग का हमारा हो गया। इसके अलावा हमें गुडविल जनरेट करने का मतलब क्या हो गया, बहुत बार हम छोटे छोटे अमाउंट्स के एक्सपेंसेस करते हैं ताकि लोगों के बीच में हमारे लिए ट्रस्ट आए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। ठीक, चलो ये क्या है, ये डायरेक्टली हमारा एसेट क्रिएशन नहीं करा रहा है। यहाँ पर लोगों में जब हम ट्रस्ट लेकर आए, फेथ लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो लोग हमारे एसेट्स खरीद रहे हैं, उनके दिमाग में एक ब्रांड इमेज बनेगी कि हाँ भाई ये एक ब्रांड जो है वो अच्छा है, हम इसका सामान ले सकते हैं, या अगर हम इनको हेल्प कर रहे हैं तो ये अपनी जो भी अपनी कॉस्ट है उसका कुछ परसेंट क्या करते हैं, किसी भी एक अच्छे पर्पस से यूज़ करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इस तरीके से हमारी कॉस्ट होती हैं जो कि हमारे इंटरनली जनरेटेड गुडविल से आती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, हमने क्या खरीदा था, मशीनरी खरीदी थी। ठीक है, तो हमने एक बड़ा अमाउंट दिया, लेकिन उससे हमें रिवेन्यू जनरेट हो रहा है मल्टीपल ईयर्स के लिए, बहुत सालों के लिए वो मशीनरी हमें क्या कर रही है, पैसे दे रही है, लाकर रिवेन्यू लाकर दे रही है। इसीलिए हम हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एज एसेट लेते हैं, लायबिलिटी नहीं काउंट करते। ओके, तो मान लो आपने परचेज किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर 200,000 वाया चेक, तो आप क्या कर रहोगे, तो फिर आप अपना सॉफ्टवेयर अकाउंट, जिसे आप एक एसेट अकाउंट मान रहे हो, उसको 200,000 से डेबिट करोगे। ओके, और क्या क्रेडिट कर रहे हो, बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। चलिए अब आती है डिफरेंस की बात कि क्या डिफरेंस होता है हमारे कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप एक बड़ा अमाउंट बहुत सालों के लिए खर्च कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद रहे हो, है ना, बिल्डिंग्स खरीद रहे हो, लैंड्स खरीद रहे हो। चलो इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो भी बिजनेस है या फिर अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मान लो आपके पास एक छोटी मशीनरी थी, अब आपने एक बड़ी मशीनरी खरीदी, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा वाला किया। अब क्या है, पहले छोटी मशीनरी कुछ प्रोडक्ट्स बना पा रही थी, मान लो 100 बना पा रही थी, अब बड़ी मशीनरी जो है हो सकता है वो 1000 तक की यूनिट्स बना दे। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा इम्प्रूव कर रहा है बिजनेस या अर्निंग कैपेसिटी को। ठीक है, इसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं, अभी समझाया था। बेसिकली ओवर द ईयर्स हमें क्या मिल रहा था, रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें हर साल ही नए नए बना के ही देता रहेगा। फिर नॉन रिकरिंग था, बार बार नहीं हो रहा था, एक बार हो रहा था। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर रहे थे। अच्छा, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। ओके, चलो अब आती है बात रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट्स हम यूज कर रहे हैं। मान लो मशीन आपकी आई 10 लाख रुपए की, लेकिन रॉ मटेरियल आपका 10 का थोड़ी होगा, रॉ मटेरियल आपका 5 लाख रुपए तक का आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा एग्जिस्टिंग एसेट्स जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। हमने क्या देखा था, हम टाइमली सर्विसेज करा रहे थे, है ना, रिपेयर करवा रहे थे टाइमली। अच्छा, इसमें जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहे होते हैं। अगर एक एम्प्लॉय को मैंने 1 महीने के लिए सैलरी दिया, है ना, तो 1 महीने वो मेरे को काम करके देगा। ऐसा तो है नहीं 1 महीने की सैलरी से कोई भी एम्प्लॉय 1 साल के लिए काम करके दे रहा है या 2 साल के लिए काम करके दे रहा है। फिर रिकरिंग होते हैं, बार बार देने पड़ते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, मैंने एग्जांपल दिया ही था। अच्छा, इसको आप P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हो। ओके, तो ये आप किस में कर रहे हैं, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
चलिए अब आती है बात रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह के पड़े। ऐसे ही रिसिप्ट्स मतलब कि जो हमें इनकम जनरेट हो रही है, जो इनकम हमें मिल रही है, वो भी किस तरह की होगी, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल जो कि बड़ा अमाउंट हमें मिल रहा है ना, और रेवेन्यू जो छोटे छोटे अमाउंट्स हमें मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कैपिटल रिसिप्ट्स की, तो मान लो आपने कोई भी एक एसेट था, जैसे मान लो कोई एक मशीनरी थी, उसको बेचा, ठीक है। बेचने से आपको काफ़ी एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उसको हम किस में लेते हैं, उसको हम लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं हमारे, सबसे पहले समझते हैं, ये आते हैं हमारे शेयर्स को इशू करने में। अगर हम मान लो एक कंपनी है, उसने अपना आईपीओ निकाला, तो आईपीओ से वो कितने लाख करोड़ रुपए तक लेती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे क्या है, इशू करने पर शेयर हमें अमाउंट मिल रहा है। अगर मैंने जैसे मशीनरी दिखाया, बताया था अभी आपको कि हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है ना, या फिर ग्रांट्स देती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कि भाई अगर आप इतना, बेसिकली मान लो 20 लाख रुपए तक का मेडिसिन आपने बनाया, तो हम हो सकता है आपको 5 लाख रुपए ग्रांट में दे दें। तो इस तरह से भी होता है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही होती है। अच्छा, इसको हम कहाँ कर रहे होते हैं रिकॉर्ड, इसको हम अपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट को करेंगे जो हमें डिस्पोजल से मिल रही होती है, ठीक है। इसको हम हमारी बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम क्या देख रहे हैं, जो हमें डे टू डे ऑपरेशन से मिल रही है। जैसे आज मैंने सेल्स की, ठीक है, या फिर कोई सर्विस इनकम मुझे मिल सकती है, मैंने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर अ डे और टू, तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलती है, इनकम मिल सकती है। इसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, P&L अकाउंट में कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है आपका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं, मान लो कि कोई भी आपको अमाउंट्स जो है आपने एक्सपेंडिचर्स किए, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर्स आपको फायदा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं 2 से 3 साल तक के लिए या फिर 5 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपने इस साल तो उसको अपने एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करा था, ठीक है, लेकिन अब 3 साल तक आपको उससे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एडवर्टीजमेंट दिया, ठीक है, तो टीवी में आपने 1 साल एडवर्टीजमेंट चलाया, अब 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद में भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो ब्रांड इमेज है, तो आपकी जो भी सेल होनी थी वो होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उससे। तो ये हमारा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। अच्छा दोस्तों, अब हमारे JIIB महापैक चल रहा है, जहां पर जितने भी हमारे बैचेस लॉन्च होते हैं और आपके पास मान लीजिए 6 महीने की वैलिडिटी है, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमारे जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे आपको सभी की एक्सेस मिल रही होगी, ठीक है। अगर 1 साल की वैलिडिटी है तो 1 साल के लिए आपको सभी बैचेस की वैलिडिटी वो मिल रही होगी, एक्सेस मिल रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें आपके सभी JIIB के सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, आपको 4+ सब्जेक्ट्स कवर्ड मिलेंगे, 15+ फाउंडेशन एंड MCQ बैचेस मिलेंगे। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 500 से ज़्यादा मॉक्स एंड क्विज लगाने के लिए आपको मिलेंगे, 200+ क्लास नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, जहां पर आप अपने डाउट्स भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए पड़ेगा 3999 का, और 2 ईयर का आपको पड़ेगा 5999 का, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ JIIB MCQ बैच की, तो यहाँ पर ये आपको पड़ेगा 1999 का, जहाँ पर हम आपको क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट सपोर्ट, ठीक है, इसके अलावा मॉक्स एंड क्विजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आपको MCQs से पढ़ाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में इजीली सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर पाओ, आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है।
इसमें हम आपको केस स्टडीज न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। आगे आते हैं हमारे जेफ फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच की, जो कि मई 2025 को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट आपको 1999 पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी JIIB और DBF एस्पायरेंट्स के लिए है। DBF एस्पायरेंट्स कौन हुए? वो लोग जो अभी बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि जैसे ही वो बैंक ज्वाइन करे तुरंत उनको प्रमोशन मिल जाए, तो ये उन्हीं दोस्तों के लिए होगा। इसके अलावा हमारा JIIB फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसका प्राइस अगेन 1999 है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको हमारी लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, मॉक्स, क्विजेस सभी चीज़ें मिलेंगी अलॉन्ग विद 24/7 डाउट सपोर्ट। अगर आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था लास्ट अटेम्प्ट में और आप उसको अब क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारा इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आपको पढ़ाएंगे आशीष सर, PPB आपको अरविंद सर पढ़ाएंगे, RBWM आपको भास्कर सर और मैं आपको पढ़ाऊंगी AFM। इन सभी बैचेस की इंडिविजुअल कॉस्ट पड़ेगी आपको 800 रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको मैकमिलन जैसी मोटी बुक नहीं पढ़नी पड़े, बल्कि आप कंसाइजली अपने सभी टॉपिक्स को कवर कर लें और उनको मेमोराइज कर लें, तो आप हमारी बुक्स अवेल कर सकते हैं, जहां हम आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड करते हैं, सभी क्लियर करते हुए पढ़ाते हैं और अलॉन्ग विद दैट आपको MCQs, न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज भी हर चैप्टर के बाद मिलते हैं। इनका प्राइस केवल 1224 रुपीज़ है और ये आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हमारी मुलाकात कल होगी। थैंक यू।